हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है? माय नेम इज़ गगन और आज हम यहाँ पे ज्योमेट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरी ईमेल आईडी है प्रताप गगन 123 अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ओके। तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री की क्लासेस। और मैं इसको बहुत ही बेसिक से एकदम शुरू से जीरो लेवल से और जहाँ तक आपको सीखना चाहिए वहाँ तक सिखाऊंगा, और काफ़ी डिटेल में हर चीज़ प्रूफ के साथ उसका रीज़न हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स की जिसको मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और मैं इसको पढ़ाना बहुत इन्जॉय भी करता हूँ। और मैं 2 साल से ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ और ज्योमेट्री पढ़ाना मुझे काफ़ी पसंद है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और ज्योमेट्री में एक्स भी नहीं है जिससे तुमको काफ़ी दुख होता है तो। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ABCDEFGHZ। और चूंकि इसमें इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं और जवान लोग हैं हम लोग, तो सबको नए नए विकल्प चाहिए, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है। सो हम एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे, एकदम ज़ीरो से ज्योमेट्री को। और देखिए, दो टॉपिक होते हैं, एक ज्योमेट्री मेंसुरेशन। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी, और मैट्री मीन्स मापना। तो मतलब वैसे तो वर्ड से मीनिंग, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि यहाँ पे आप किसी भी फिगर, चाहे वो पॉइंट हो, लाइंस हो, सर्कल्स हो, कोई भी 2D फिगर हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो आप स्टडी करते हो वो होता है ज्योमेट्री। और मेंसुरेशन क्या है? उसमें आप कोई भी फिगर, कोई भी 2D फिगर या 3D फिगर हो, उसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में जो स्टडी करते हो वो मेंसुरेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है, जो सबसे पहली बात आती है, वो आती है क्या? पॉइंट। और पॉइंट, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबको पता है कि पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। तो क्या होता है पॉइंट? दिस इज पॉइंट। सो पॉइंट, पॉइंट एक ऐसी फिगर होती है जिसका कोई एरिया नहीं होता, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? जीरो होता है, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट बोलते हैं। और बहुत सारे पॉइंटों को अगर मैं ऐसे कंटिन्यूअसली पुट कर दूंगा एक साथ, तो क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। ठीक है। सो जो आपकी लाइन होती है, ये आपकी लाइन है ए बी। ए बी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये लाइन ए बी है। ठीक है, लाइन ए बी। ओके। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है। अगर मैं इस लाइन को दोनों एंड फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको काट दिया, यानी कि मैंने इतनी लंबाई ली सिर्फ, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। व्हाट इज दिस इज लाइन सेगमेंट। ओके। अब एक और चीज होती है आपकी रे। रे को बोलते हैं क्या? किरण। किरण क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है। तो रे को ऐसे डिनोट करते हैं ए बी। ये आपका एक रे हो गया, ये ए बी, ये आपका लाइन हो गया, और ये ए बी, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। ओके गाइस। सो एक और चीज होती है आपकी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स। संरेखीय बिंदु क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? संरेखीय बिंदु। जो पॉइंट्स एक ही रेखा पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखीय बिंदु। इनको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब बहुत सारी रेखाएं, जो रेखाएं एक ही बिंदु से पास करती हैं, बहुत सारी रेखाएं अगर एक ही बिंदु से पास करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं हम लाइक दिस, इनको बोलते हैं हम कॉनकरंट लाइंस। ये होती हैं आपकी कॉनकरंट लाइंस। ठीक है। कॉनकरंट लाइंस इनको बोलते हैं। ओके। देखिए, कॉनकरंट लाइंस के बाद आपकी नेक्स्ट थिंग आती है आपका एंगल। एंगल, इसको हिंदी में कोण बोलते हैं। एंगल को डिग्रीज में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में आपके एंगल को मोस्टली आप डिग्रीज में नापते हैं। कोण। तो कोण की क्या डेफिनेशन होती है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाएं, उनके पीछे झुकाव, इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या फिर इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल्स। सो आपके एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स चार पांच टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल्स क्या होता है? एक्यूट एंगल्स होता है
लेस देन 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? एक्यूट एंगल्स, या फिर न्यून कोण, या फिर न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा होता है आपका राइट एंगल। दूसरा होता है आपका राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। समकोण होता है एक एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, सभी को पता होगा एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। दो खैर, मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और जीरो से शुरू करूंगा और आखिर तक ले जाऊंगा आप लोगों को। सो ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। इनके विचार बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते, दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते। सो ये होता है आपका राइट एंगल। तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल मीन अधिक कोण। अधिक कोण मतलब एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सो जैसे ये है, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। चौथा होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओके, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या फिर इसको क्या बोलते हैं? सीधा कोण। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा होगा, जैसे ये लाइक दिस। तो ये जो एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल कितने का? स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट लास्ट होता है आपका फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज योर्स रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री, ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण, बढ़ा गया ये एंगल, ठीक है। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, इसके अलावा दो चीजें और होती हैं। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक होती है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से देखिए, वर्ड्स क्या लिखा है? एंगल्स, दो कोणों के बारे में बात कर रहा है, दो कोणों के बारे में बात कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम आपस में 90 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका आपस में सम क्या होता है? 90 डिग्री। अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 89 डिग्री। यानी कि कुल मिला के अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा। ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जिनका आपस में सम 180 डिग्री होता है, लाइक दिस। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है, तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोई एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 माइनस थीटा। 180 में से घटा देंगे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री का अगर आपको सपोज सप्लीमेंट्री निकालने के लिए बोला जाए तो उसको क्या हो जाएगा? वो 179 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है पूरक कोण, उसको पूरक कोण भी बोलते हैं हिंदी में। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण। देखिए, नेक्स्ट एक और चीज होती है उसमें, वो होती है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स में ही आपको बता रहा हूँ। एडजेसेंट एंगल्स उनको बोलते हैं हम किरमागत कोण। किरमागत कोण, जैसे ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, तो ये एक एक के बाद एक आ रहा है, तो क्या है? किरमागत कोण। यानी कि इनका जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, वो क्या होता है? कॉमन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल होता है। देखिए, काफी लोगों को ये सब बातें पता भी होंगी, लेकिन
आपको बेसिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए और सारी चीज़ों को ढंग से पढ़िए। देखिए आपका कंसेप्ट, मैं सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता आपका, ना ट्रिक होता है ना कुछ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो है आपका कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो सिंपल सी बात है, सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो आपके जेब में इतना अमाउंट हो या फिर आप एक इंसान बनो सचिन तेंदुलकर ऑफ एसएससी। सब कुछ आपको, सब कुछ ए टू जेड आप, या आपके पास इतनी एजुकेशन, इतना नॉलेज हो कि एसएससी के पास कोई ऑप्शन ना बचे आपको बाहर करने का। सो उसके लिए आपको ये सब बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए और उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टेक्स अपोजिट एंगल, वर्टेक्स अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अगर मैं दो लाइन ऐसे खींचूं एक दूसरे को, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो ये जो एंगल हैं ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स अपोजिट एंगल। वर्टेक्स अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्यों? अगर ये एंगल थीटा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये थीटा है तो क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये क्या होना चाहिए? थीटा, क्योंकि ये भी इनका स्ट्रेट लाइन। सो दैट्स व्हाई ये एंगल क्या हो गए? सेम होगा। यानी कि वर्टेक्स अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम। अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका? 180 माइनस थीटा। यानी कि वर्टेक्स अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। And the next thing is your parallel lines, and the next thing is parallel lines, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। यहाँ भी इनके बीच की दूरी यही है, आगे यहाँ भी इनके बीच की दूरी यही है, और अनंत पर, बहुत आगे जाने पर भी इनके बीच की दूरी यही होगी। तो पैरेलल लाइंस के बारे में एक बहुत सैड लव स्टोरी है कि ये पैरेलल लाइंस में बहुत कुछ कॉमन है लेकिन फिर भी कभी मिल नहीं पाती है, दुख की बात है। सो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये ए बी सी डी, ये क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो इनको तीसरी लाइन काट रही है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये इसमें एक बाधा है। ठीक है, जैसे दो प्यार करने वालों के बीच में कोई बाधा आ जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ये ट्रांसवर्स लाइन इन पैरेलल लाइन को कट करती है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं। अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। तो ये सारे एंगल है, यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं। यानी कि दो पैरेलल लाइंस को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो 8 एंगल बनते। अब इसमें से कुछ एंगल बराबर भी होंगे। अगर यहाँ पे ये एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 5 की बात करूं, यानी कि ये इस टाइप से बन रहे हैं, देख रहे हो? ऐसे ऐसे, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये बराबर होते हैं। ये ज्योमेट्री में एक अकेली ऐसी थ्योरम है जिसको बिना प्रूफ किए ही प्रूफ मान लिया गया है कि अगर ये सपोज एंगल बराबर नहीं होंगे तो लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि एंगल 1 बराबर क्या होगा आपका? एंगल 5। इनको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। व्हाट इज दिस? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है ये। एंगल 1 बराबर एंगल 5। सिमिलरली एंगल 2 बराबर क्या होगा? एंगल 6। एंगल 2 बराबर क्या होगा? एंगल 6। सिमिलरली एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 7। सिमिलरली एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 8। ये सब क्या होते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये सब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट क्या होते हैं आपके? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या? अब देखिए ये एंगल 3 और एंगल 5, ये जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। सिमिलरली ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, ये भी क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। यानी कि एंगल 4 बराबर किसके इक्वल होगा? एंगल 6। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये कैसे वाले अल्टरनेट एंगल्स हैं? ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आंतरिक कोण है ये। कैसे? आंतरिक कोण है। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये भी अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली
एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा। ये भी क्या है? आपके अल्टरनेट एंगल्स है। सो गाइज, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8 ये बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपके अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स है, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है? ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का जो सम होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6, ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। इनका सम भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों? अगर सपोज एंगल 1 आपका 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी आपका 60 डिग्री होगा, और तो एंगल 8 क्या हो जाएगा? आपका 120 डिग्री होना चाहिए। और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? आपस में 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस पे, और ये ट्रांसवर्सल लाइन पे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाया गया है। ये 37 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 43 डिग्री, और आपसे एंगल एक्स की वैल्यू, यानी कि आपसे दिस एंगल की वैल्यू पूछी है। इस एंगल को आपको, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में, देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, वहाँ पे आपको एक्स को मिटाना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, और यहाँ पे बातों को आगे बढ़ाना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे लाइन को आगे बढ़ाना पड़ता है, तभी आपको अपना एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे 37 डिग्री, ये 40। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दी, ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, तो मैंने इस पॉइंट से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन और खींच दी, जो ए बी के भी पैरेलल होगी, जो सी डी के भी पैरेलल होगी। अब इस को ध्यान से देखिए, ये अगर मैं सपोज इसको नेमिंग दे देता हूँ ई और एफ, तो ए बी और ई एफ क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। अगर ये एंगल 37 डिग्री का है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इतना सा एंगल कितना होगा? ये भी 37 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 37 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? आपके अल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा? 37 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली ई एफ और सी डी भी पैरेलल लाइन है। अगर ये एंगल 43 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? 43 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि ये जो एंगल एक्स है, ये क्या है? 37 प्लस 43। एंगल एक्स कितना होगा? 37 प्लस 43, यानी कि एंगल एक्स कितना हो गया? 80 डिग्री का एंगल होगा। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। तो ज्योमेट्री में आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। मतलब इसमें आपकी जो वर्चुअल, जो इमेजिनेशन पावर है, जो वर्चुअल थिंकिंग है, वो काफ़ी यूज होती है। ओके, ये आपका एक और नया क्वेश्चन है। इसमें आपको एंगल एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। ए बी और लाइन डी ई, ये क्या है? आपस में पैरेलल है। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये आपको 115 डिग्री दिया है, ये एंगल आपको 135 डिग्री दिया है, और आपको ये एंगल आपसे एक्स पूछा है। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, एक सिंपल सा है कि जहां भी आपको पैरेलल लाइंस का और यहाँ पे एंगल एक्स निकालना है, तो एंगल एक्स तो आज़ाद घूम रहा है, तो इसको आज़ाद नहीं, इसको हम एक कैद में बंद कर देते हैं। कैद में बंद कैसे होगा? कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो ये जो लाइन होगी ये किसकी? डी के पैरेलल होगी। अगर ये एंगल 135 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। अरे भाई, इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर एंगल से, सॉरी, 135 और 45 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अभी समझाया, 180 डिग्री होता है तो 135, तो एंगल कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? आपका 45 डिग्री का होगा, क्योंकि क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है? दोनों में गुस्सा एकदम बराबर होता है। अगर ये एंगल 45 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 115 डिग्री का है तो एंगल कितने का होगा? ये कितने का होगा? 65 डिग्री का।
ये एंगल कितने का होगा, 65 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो 115 डिग्री का एंगल है, तो 65 डिग्री का होगा। तो और ये क्या बन गया आपका, एक ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया आपका, एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 65 प्लस 45, 65 प्लस 45 कितना हो गया, 110। तो आपका एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री होनी चाहिए। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70 डिग्री होनी चाहिए। एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे यहाँ पे इस फिगर में ये बन रहा था कि ये एंगल आपका 115 डिग्री है और ये एंगल आपका 45 डिग्री है और आपको ये एक्स निकालना है। तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो ट्राइंगल के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बाह्य कोण का जो सम होता है वो आंतरिक कोणों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो आपको एक्स आपका मिल गया 70 डिग्री का करंट है इसमें। ठीक है। सो गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो पैरेलल लाइन दिए ए बी और सी डी, और इसमें दो दो ट्रांसवर्स लाइन को आपस में भिड़ा दिया है, लड़ा दिया है। ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला एंगल ये कितना दिया है आपको, ये एंगल दिया है आपको 120 डिग्री, ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री, और ये tan z ये 15x से 5y दिया, और आपसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस चीज को देख के दिमाग में घंटी बजती है, कुछ नैन खुलते हैं तुम्हारे। ये चीज क्या है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। खैर इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इस में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे वन बाय वन हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल 5y है, ये एंगल 45 डिग्री है, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों संगत कोण है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 5y बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। तो y बराबर क्या आ गया, 9। y बराबर क्या आ गया, 9, 5 9 45। और ये देखो 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 120 का है तो 60 होना चाहिए, यानी कि tan z बराबर क्या हो गया, 60। यानी कि z बराबर क्या आ गया आपका, 6। z बराबर क्या आ गया, 6। अब ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो सम कितना हो गया, 105 डिग्री। तो 15x कितना बचा, 15x बचा 180 माइनस 105, यानी कि 75। सो x बराबर 15 पंजे 75, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। x की तो आपको ये वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर ले, कुछ ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं एक्स वाई जेड की वैल्यू, या फिर आपको एक फॉर्मूला पता होगा सिंपल सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/2। ये फॉर्मूला एलजेब्रा में है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको बाद में जब एलजेब्रा करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह क्या रखेंगे 5, y की जगह क्या रखेंगे 9, और z की जगह क्या रखेंगे 6, इंटू 1/2, इंटू 1/2। एक्स माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 9 यानी कि -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस वाई माइनस जेड क्या होता है 9 माइनस 6 यानी कि 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस जेड माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये हो गया 5 प्लस 9 प्लस 6, 9 5 14 6 20, 20:1/2 इंटू 16, और 9 25 और 1 26, 2 से 20 10 टाइम्स कट गया, और 26 इंटू 10, आपका आंसर क्या आ गया 260। योर आंसर इज 260। जो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 260। सो गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और अगली अगली वीडियो में मैं यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से, वहीं से आपकी असली ज्योमेट्री शुरू होती है। दिस वाज जस्ट अ डेमो, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन, एंड बी हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए, डोंट टेक टेंशन। टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग क्या है, अभी एसएससी की खबरें आ रही थी कि बवाल चल रहा है, ये हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोग वहाँ पे अभी भी हैं, स्टूडेंट हैं। और जो 2018 के नए एस्पिरेंट्स आने वाले उनका भी थोड़ा सा मोरल डाउन होगा कि बिना चीटिंग
एसएससी में चीटिंग होती है, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर अपना 100% दोगे किसी चीज़ के लिए, तो वो घूम के कहीं ना कहीं से कोई भी वो रिजल्ट आपको मिलना ही है फाइनली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके गाइस, थैंक यू।